अच्छा बेटा, लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के हवाले से। और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोगों ने पहला अपना केस पढ़ा था जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर मैंने आपको डिफरेंट बातें बताई थी कि जी किस तरह आपके पास रिसेशन आता है और उसको आप सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट के बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी पुरानी बेसिक कहानी है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर मैंने बताया था कि ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये आपके काम का है, ये दोनों आपके काम के नहीं है, ये काम का है और ये भी काम का नहीं है। ठीक है। और बताया था किस तरह शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, बट यही चीज लॉन्ग रन में जाके हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सारी बेसिक पुरानी कहानी। अपनी बात को बेटा हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे और हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे अब। और अब हम लोग बेटा फर्दर टू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। उनमें से एक जो है उसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? देखो बेटा बात सुनो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके पास तब आती है वेन एवर हम लोग प्रोड्यूसर का लिंक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बेटा जब कॉस्ट की बात यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब है किसका लिंक यहाँ पे लिंक हो रहा है? अपना प्रोड्यूसर का। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आती है? जब भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। अब सवाल ये है कि सर वैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो बेटा एक बात याद रखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑलवेज अकर्स व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। जब भी आपका एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगा आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। अब जरा डायग्राम को देख लेते हैं बेटा, इधर आओ। सिंपल सी डायग्राम है। इधर आ गई आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास जीडीपी। ठीक है। यहाँ पे आ गई जीडीपी। ये आ रहा है एग्रीगेट डिमांड, ये आ रहा है आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। SRAS लिख दें या खाली AS लिख दें, आपकी मर्जी है। AS आ गया, यहाँ पे आपके पास AD आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम इनकम लेवल आ गई GDP, और ये आपके पास करंट प्राइस लेवल आ गई। सही है। प्राइस लेवल P, इनकम लेवल Y। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो जाती है फ्रॉम AS टू AS1, तो जब हम लोग बेटा ऐसा पीछे की तरफ आएंगे आपका एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1। आपका GDP लेवल फॉल हो रहा है फ्रॉम Y to Y1, और बेटा आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही। ठीक है भाई। यहां तक डायग्राम के हिसाब से बेटा किसी को कोई मसले वाली बात तो नहीं है? कोई मसले वाली बात तो नहीं यहां तक किसी को? सही है। तो एग्रीगेट सप्लाई आपके पास कम होगी जिसकी वजह से आपकी प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाती है और आपका GDP फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब सवाल ये कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं? बेटा हर वो फैक्टर जो कि आपकी नॉर्मल सप्लाई को अफेक्ट करता है। नॉर्मल सप्लाई को अफेक्ट करता है मतलब जिससे आपकी नॉर्मल सप्लाई कम होती है। वो बहुत सारे फैक्टर्स आप लोगों ने माइक्रो में पढ़े हुए। मैं कहूँ कि लेट से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आपका रेंट बढ़ गया, या फिर आपकी वेजेस बढ़ गई। ठीक है। या फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाली जो आपके पास कहानी होती है। तो इन सबसे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और क्या हो सकता है? बैड वेदर, मौसम खराब था भाई, मौसम खराब था, फसल नहीं होगी, एग्रीकल्चर का मसला आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? बैड वेदर के बाद नेचुरल डिजास्टर, भाई जलजले आ गए, फ्लड्स आ गए जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए आपके पास। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ जाना। ये भी आपके लिए बेटा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सप्लाई आपकी फॉल हो जाती है। आपकी मुल्क में अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को रिमूव कर दे या कम कर दे या हटा दे तो बेटा क्या पॉइंट आ जाएगा? रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, या फिर सब्सिडीज को गिरा देना, सब्सिडीज को कम कर देना। बेटा इन सब से आपके पास एग्रीगेट सप्लाई लेवल फॉल हो रही होती है। अच्छा अब ये सारे आपके पास है पुरानी चीजें, इसमें कोई नई चीज आज सच नहीं है, कुछ नया आपने नहीं पढ़ा हुआ। बट यहां पर दो नए कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ रहे हैं जो आपने सीखने हैं। एक का नाम है बेटा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन,
और एक आपके पास है वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, वेज प्राइस स्पाइरल। हमने इन दोनों के बारे में बात करनी है। बेटा पहले बात करते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के ऊपर। पहले बात करते हैं जरा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के ऊपर। बेटा बात सुनो, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के अंदर पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, ये दोनों फॉर एग्जांपल आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से सामान मंगवाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है क्या चीज? रॉ मटेरियल। अब क्योंकि बेटा मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ, और रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए तो रॉ मटेरियल जो होता है बेटा वो आपका एक प्रोडक्ट के लिए नेसेसिटी होती है। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? तो रॉ मटेरियल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट जाहिर सी बात है बनेगा ही रॉ मटेरियल से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रॉ मटेरियल इज ऑलवेज इनइलास्टिक इन नेचर। ठीक है, इनइलास्टिक है। तो पाकिस्तान के लिए चाइना की डिमांड इनइलास्टिक है, पाकिस्तान को रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? अब बात सुनो, हुआ क्या? हुआ ये कि चाइना में इन्फ्लेशन आ गई, चाइना में महंगाई आ गई। बेटा जब चाइना में इन्फ्लेशन आएगी, चाइना में महंगाई आएगी, तो इसका मतलब क्या है कि चाइना की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और वो पाकिस्तान को पहले के मुकाबले में महंगे रेट पे सामान बेचेगा। अब बात सुनो बेटा, पाकिस्तान की डिमांड क्या है चाइना के लिए? इनइलास्टिक। चाइना की प्राइसेस थ्रू आउट बढ़ रही हैं, तो बेटा पाकिस्तान की इंपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। पाकिस्तान की इंपोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। बट क्योंकि वो इनइलास्टिक इन नेचर है, मैं किसी और चीज पे नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी। एट द सेम टाइम बेटा पाकिस्तान के इंपोर्ट के खर्चे पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब मुझे पहले के मुकाबले में ज्यादा महंगा रॉ मटेरियल मिल रहा है, जिसकी वजह से बेटा मेरे प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई बेटा कम होगी तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? आपकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कोई मसले वाली बात बेटा? तो अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें बेटा, पाकिस्तान अपनी जगह पे ठीक था, बट महंगाई जो है वो चाइना से पाकिस्तान ट्रांसफर हो गई, इंपोर्ट हो गई, इसीलिए क्या नाम है इसका? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा? कोई मसला यहाँ तक? बताएं भाई, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? चलो बात करते हैं जरा वेज प्राइस स्पाइरल की। व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? सुनना जरा भाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सिनारियो चल रहा होता है वो क्या होता है कि आपके पास दो खिलाड़ी हैं, एक का नाम है एम्प्लॉयर यानी कि सेठ, और एक का नाम है आपके पास एम्प्लॉई यानी कि मुलाजिम। ठीक है, अब हुआ क्या? मुल्क में महंगाई है या कुछ भी हो रहा है, आपके पास खर्चे पूरे नहीं निकल रहे, तो मुलाजिम जो है वो अपने पापा के पास गया। मुलाजिम का पापा कौन है? ट्रेड यूनियन। मुलाजिम ने पापा से जाके कहा कि यार मुल्क में ना महंगाई बड़ी हो गई है, मुल्क में महंगाई बड़ी हो गई है, तुम मेरे सेठ के पास जाओ और मेरे सेठ से बात करो कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। तुम मेरे सेठ के पास जाओ और सेठ से बात करके बोलो कि भाई तुम मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो हुआ क्या? एक अच्छे बाप की तरह ट्रेड यूनियन गया सेठ के पास, और सेठ को जाके कहता है कि यार भाईजान बात ये है कि ना मुल्क में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुल्क में महंगाई बड़ी हो गई है, और मेरी औलाद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना घर चला सके, तो बराए करम आप मेरे बच्चों की, मेरे वर्कर्स की वेजेस को बढ़ा दो। ठीक है, ट्रेड यूनियन ने सेठ से ये मुतालबा किया। अब देखो, एक चीज होती है, एक टर्म होती है, उसका नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है, वो ये कहता है कि यार कभी भी अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको उस काम के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। आप देखते हैं कि भाई अगर आपको ये काम करने में फायदा हो रहा है तो आप ये काम करोगे, अगर आपको काम करने में नुकसान हो रहा होगा तो आप ये काम नहीं करोगे। समझे बात को, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, सीबीए होता है। तो हर बंदा सीबीए करके कोई ना कोई काम कर रहा होता है। अब सुनना जरा हुआ क्या। जब ट्रेड यूनियन सेठ के पास गई और सेठ को जाके कहा कि जी हमारे पैसे बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर सेठ ऐसे ही पैसे बढ़ा देगा, बिल्कुल ऐसे ही चलो भाई पैसे बढ़ा देते, ऐसे ही पैसे बढ़ा देगा, तो बेटा सेठ के लिए नुकसान है। सेठ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेठ का नुकसान हो। तो प्रोड्यूसर उस टाइम पे क्या करता है, वो ये सोचता है कि यार अगर मैं इसकी तनख्वाह बढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी तनख्वाह बढ़ने की चमाट ना पड़े मुझे, मतलब वो बर्डन ना हो जाए मेरे ऊपर। तो सेठ बोलेगा अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी वेजेस बढ़ाता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे खर्चे वो जो है दिहाड़ी जो है वो बढ़ाता हूँ, बट मेरी एक शर्त है, बट मेरी एक शर्त है। यानी कि सेठ यहां पर एक कंडीशन रख देगा, बट मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि तुम महाना 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके दे दोगे। 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके देंगे आप लोग भाई। अच्छा भाई, ट्रेड यूनियन मान गया, सेठ भी मान गया, दोनों अग्री हो गए, दोनों ने कहा जी चलो ठीक है, हैंड शेक किया। अच्छा अब वर्कर आ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स लगा के काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम वो कर रहा है, एक्स्ट्रा काम वो बंदा कर रहा है। लेकिन उसकी वजह से ये है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। अब क्योंकि वर्कर जो हमारा है वो वेजेस के ऊपर बैठा हुआ है, तो सेठ डेली वेजेस आपको दे रहा है, बोल रहा है सही है भाई तुम्हारा दिन खत्म हुआ, तुम पैसे लेके घर जाओ। अच्छा अब वर्कर जो है वो बढ़ी हुई वेज ले रहा है, जो वेजेस बढ़ गई ना वो वाली वेज ले रहा है। महीने के आखिर में जब काउंटिंग हुई तो पता ये चला कि यार आउटपुट तो बढ़ा है, बट खाली कितनी अमाउंट से बढ़ा है, खाली 800 यूनिट से बढ़ा है। कितने से आउटपुट बढ़ रहा है आपका, 800 यूनिट से बढ़ रहा है। तो बेटा अगर मैं खर्चा और बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को कंपेयर करूं, तो मैंने क्या कहा था कि जितनी मैं वेजेस बढ़ा रहा हूं उस उसके हिसाब से आपको 1000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके देने, तब मुझे फायदा होगा। लेकिन आपने खाली कितने प्रोड्यूस किए, 800। तो बेटा ये प्रोड्यूसर के लिए तो नुकसान है ना, प्रोड्यूसर के लिए तो नुकसान है। सही है। तो उससे क्या होगा कि मेरे प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वापस एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। जब वापस एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो वापस से प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेगी। और बेटा जब वापस से प्राइसेस बढ़ेंगी तो वापस से वर्कर जो है वो अपने अब्बू के पास जाके शिकायत लगाएगा, बोलेगा तुम वापस सेठ के पास जाओ कि मेरे पैसे बढ़ा दें, मेरा घर नहीं चल रहा। फिर एम्प्लॉयर कोई ना कोई कंडीशन रख देगा। अगर तो कंडीशन मीट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो वापस से वही मसला की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बेटा ये क्या चलना शुरू हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक स्पाइरल चलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के पास एक स्पाइरल चलना शुरू हो जाएगा। समझे बात को। तो बेटा ये स्पाइरल जब आपके पास चलना शुरू हो जाएगा, ये तब तक एंड नहीं होगा जब तक ये डिसाइडेड लिमिट पूरी नहीं हो जाती। तो इससे भी आपके पास बेटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, कोई मसले वाली बात है। चलो गुड। अच्छा अब हम लोग एक लास्ट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन के अंदर क्या सीन होता है, बेटा मॉनेटरी इन्फ्लेशन पे जाके सबसे पहले तो ये समझें कि व्हाट इज मनी डिमांड एंड व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बीच का डिफरेंस देखो बेटा। मनी डिमांड, इंसान पैसे की डिमांड क्यों करता है, इंसान पैसे की डिमांड सिर्फ दो चीजों की वजह से करता है। एक का नाम है ट्रांजैक्शन और एक का नाम है सेविंग। या तो स्पेंड करो या तो सेव करो, यही दो चीजें हैं बेटा हमारे पास, और तो कोई चीज ही नहीं। हमारे पास और तो कोई चीज होती नहीं है। तो अब होती क्या है कहानी हमारे पास कि अगर आपने सेविंग किया तो ट्रांजैक्शन यानी कि स्पेंडिंग विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अगर आपने स्पेंडिंग किया तो सेविंग विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेविंग से मिलने वाला इंटरेस्ट। व्हाट इज मनी सप्लाई बेटा? मनी सप्लाई का मतलब ये है कि मुल्क में कितना पैसा प्रिंट हो रहा है, कितना पैसा सप्लाई हो रहा है, कितना गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे रही है आपको। तो मनी सप्लाई जो होती है ना, मैंने मनी के टॉपिक में एक बात बताई थी कि मनी सप्लाई शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड। क्यों फिक्स होनी चाहिए भाई? ये इसलिए फिक्स होनी चाहिए कि अगर मैं हर बंदे को डायमंड पकड़ा दूंगा तो क्या डायमंड की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अगर मैं हर बंदे को कैश पकड़ा दूंगा तो क्या कैश की, पैसे की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। समझे बात को? पैसे की वो वैल्यू रहेगी ही नहीं। तो इसीलिए मनी सप्लाई शुड ऑलवेज बी फिक्स इन क्वांटिटी, यानी कि ऐसे परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए उसकी, ऐसा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए उसकी। सही है। अच्छा, अब वो कैसे होती, क्या होती है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। बट उससे पहले बेटा जरा कमर्शियल और सेंट्रल बैंक के बीच का डिफरेंस समझ लें। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक हर वो बैंक होता है बेटा जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसे गवर्नमेंट जो है वो लेके चल रही होती है। सारी पॉलिसीज, सारी ऑब्जेक्टिव्स बेटा गवर्नमेंट के अंडर होते हैं इसके। तो बेटा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, और ये पूरे मुल्क में एक ही होता है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर होता है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है बेटा नोट्स को प्रिंट करना, कॉइन्स को प्रिंट करना, रिजर्व्स वगैरह जो हैं वो क्या कहते हैं, रिजर्व्स को बेचते रहना, गोल्ड रिजर्व रखना, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रखना, ये सब सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को लोन देना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। मॉनेटरी पॉलिसी निकालना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में बात करेंगे। बट बेटा अगर हम लोग बात करें कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो एक प्राइवेट इदारे के हाथ में होता है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। ये कभी भी बेटा अपनी क्या कहते हैं, वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। इनके एड्स भी चलते हैं टीवी पे, आपने देखे होंगे। इनके डायरेक्टर्स होते हैं, इनके शेयर होल्डर्स होते हैं। इनका एम होता है प्रॉफिट कमाना। सही है, हर बंदे का एम है प्रॉफिट कमाना। आम लोगों को लोन देना, बिजनेसेस को लोन देना, ये सब बेटा कमर्शियल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है बेटा यहाँ तक? कोई मसले वाली बात बेटा? बेटा सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना, आपने अभी कभी 10 रुपए का नोट उठाओ, उस पर लिखा हुआ होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये वो बैंक होता है जो गवर्नमेंट ओन करके बैठी हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि एग्जांपल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का उनका अपना है। सही है। तो भाई ये कहानी होती है। अच्छा अब बात सुनो, मॉनेटरी इन्फ्लेशन आती कैसे है? देखें, इसकी जो डायग्राम है ना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आ जाए और आपको परेशानी ना हो, ठीक है। बट इसकी डायग्राम सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओ लेवल के, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। तो ज़रा ख्याल रखिएगा, बनाना मत एग्जाम में। बेटा वहां पे जाने से पहले ना आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है बॉन्ड। मैं आप लोगों को बहुत लिमिटेड नॉलेज दूंगा आप लोगों के लेवल के हिसाब से। बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, इसके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब 100 रुपए जो है ये स्पेंड भी कर सकता है, खर्च कर सकता है, दूध खरीद ले, सब्जी खरीद ले, जो इसका मूड हो। ये बंदा गया बेटा बैंक, ठीक है। ये बंदा गया बैंक, और बैंक में जाके इसने ये 100 रुपए दिए बैंक के वाले को, बैंक के मैनेजर को, और कहा कि बदले में आप मुझे क्या दे दें, बॉन्ड दे दें। अब व्हाट इज बॉन्ड बेटा? बॉन्ड समझ लो एक कागज का टुकड़ा होगा। बॉन्ड जो है वो एक कागज का टुकड़ा होता है, एक तरीके से एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको बैंक देता है कि हाँ यार, इस बंदे ने मुझे 100 रुपया कैश दे के बदले में मुझसे 100 रुपए के बॉन्ड ले लिए। अब इस बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा भाई 100 रुपया, सही है। और यहाँ पे बॉन्ड का नंबर लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड का नंबर लिखा हुआ होगा, सीरियल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं। और हम लोग वो बॉन्ड का 100 रुपए का जो बॉन्ड है ना वो लेके घर आता है। अब बेटा बॉन्ड इज नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, बॉन्ड कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन। आप इस बॉन्ड से सब्जी नहीं खरीद सकते।
आप दूध नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि बेटा दूध वाला आपसे 100 रुपए का बॉन्ड नहीं लेगा, बोलेगा मुझे कैश दो। समझे बात को? तो आप कभी भी बॉन्ड को एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर सकते। समझे? तो बॉन्ड इज सिंपली यूज एज अ मीडियम ऑफ सेविंग। ठीक है। तो अब होती क्या है कहानी? बेटा ये जो बंदा है ना, ये गया है कमर्शियल बैंक। ये कहाँ गया है? कमर्शियल बैंक गया है। तो कमर्शियल बैंक हम जैसे बंदों को बॉन्ड्स बेचता है। ठीक है। कमर्शियल बैंक हम जैसे बंदों को बॉन्ड्स बेचता है। तो कमर्शियल बैंक को बॉन्ड कहाँ से मिलते हैं? बेटा कमर्शियल बैंक को बॉन्ड मिलता है सेंट्रल बैंक से। इनको कहाँ से बॉन्ड मिलता है? इनको बॉन्ड मिलता है सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक वाला जो है वो इनको बॉन्ड इशू करता है, और ये लोग जो है वो बॉन्ड आगे कंज्यूमर तक बेचते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कहानी। तो बॉन्ड इज यूज एज अ मीडियम ऑफ सेविंग, बट बॉन्ड को हम लोग एज अ कैश या फिर फॉर ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर सकते। हम लोग इसको कैश या फिर ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। इट इज ओनली यूज फॉर सेविंग। ठीक है। या प्राइस बॉन्ड का नाम अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से कभी सुना हो तो ये वो कहानी होती है। अच्छा, तो इट इज यूज ओनली फॉर सेविंग। अब कहानी सुनना जरा। कहानी यहाँ पे ये होती है कि बेटा देखो, जब तक मुल्क में कैश ही नहीं होगा, जब तक मुल्क में कैश ही नहीं होगा तब तक मुल्क में कैश घूमेगा कैसे? तब तक खर्चा कैसे होगा? तब तक स्पेंडिंग कैसे होगी? जब तक स्पेंडिंग नहीं होगी तब तक लोगों की इनकम कैसे जनरेट होगी? तब तक मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आएगा? तो बेटा गवर्नमेंट जब ही भी चाहती है ना कि मुल्क में स्पेंडिंग बढ़े, मुल्क में ग्रोथ आए, तो गवर्नमेंट फोकस करती है मनी सप्लाई को बढ़ाना। अब मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है बेटा? प्रिंटिंग ऑफ नोट से मनी सप्लाई को हमने बढ़ाना है। प्रिंटिंग ऑफ नोट से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। पता है क्या होता है? जब मनी सप्लाई गवर्नमेंट को बढ़ानी होती है ना, फॉर एग्जांपल आप सारे पाकिस्तान की आवाम है और मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा? बीइंग अ गवर्नमेंट, मैं आप लोगों को बोलूंगा यार आपके पास जितना बॉन्ड पड़ा हुआ है ना, जितना तुम लोगों के पास बॉन्ड है ना, सब मुझे दे दो और बदले में मुझसे क्या ले लो? कैश ले लो। तो आप लोगों के पास कैश आ जाएगा, आप लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा, तब चुल काटेगी खर्च करने की, तब स्पेंडिंग शुरू करोगे आप लोग। स्पेंडिंग शुरू करोगे तो मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। यानी कि गवर्नमेंट को अगर मनी सप्लाई बना बढ़ानी होती है तो क्या होता है? गवर्नमेंट बाय बायज बॉन्ड। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास कैश आ जाए और मेरे पास बॉन्ड आ जाए। अगर मुल्क में गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कम करनी होती है तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करती है? गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड, ताकि आप लोगों के पास बॉन्ड चले जाएं और मेरे पास कैश आ जाए। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कैश आ जाए। तो फिर जब गवर्नमेंट के पास कैश आ गया तो वो स्पेंड ही नहीं हो रहा मुल्क में, आप लोग करते हैं ना स्पेंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट की, इस सिनारियो की। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो। जैसे कि मैंने कहा बेटा ये डायग्राम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर डायग्राम के थ्रू और बेहतर तरीके से आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्योंकि मनी का टॉपिक है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आता है। यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी जो इंटरेस्ट की वजह से अफेक्ट होता है? लैंड जो है वो रेंट की वजह से अफेक्ट होगा, लेबर वेज की वजह से होगा, कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट की वजह से होगा। और मैंने आपको बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका पूरा नाम होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट का या कैपिटल का रिवॉर्ड है, उसका खर्चा है। तो बेटा मेरा बात सुनो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बेटा रिलेशनशिप कैसा आ रहा है आपका? आपका रिलेशनशिप आ रहा है नेगेटिव। कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो कर्व कैसा बन जाएगा यहाँ तक? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का है। मैंने कहा कि मनी सप्लाई शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड। ठीक है, ये आ गई आपकी मनी सप्लाई। मनी डिमांड नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिस तरह डिमांड कर्व होता है वैसे होती है। इक्विलिब्रियम ई, इंटरेस्ट रेट आर, और क्वांटिटी ऑफ मनी क्यू। तो समझ लो कि करंटली आपके पास मुल्क में 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और इस 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 10% पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आए ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे।
बेटा अगर गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करती है, यानी कि आवाम के पास जितने बॉन्ड पड़े हुए हैं सारे बॉन्ड उनसे खरीद लेती है, बदले में उनको कैश दे देती है, तो बेटा मुल्क में मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी क्यू से Q1, और इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है भाई? इंटरेस्ट रेट आपका फॉल हो रहा है R से R1। लेट से 10% से कितना हो गया? 5% हो गया। अब लॉजिकल सी बात है बेटा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब देखो गवर लोग, कंज्यूमर लोग या फिर प्रोड्यूसर लोग, 5% पे उनकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी बेटा? उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। 10% जब 5% पे आएंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। आई से I1, पॉइंट ए से पॉइंट बी। समझे बात को बेटा? बट ये डायग्राम आपने एग्जाम में नहीं बनानी, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब इसको आपने एग्जाम में कैसे बताना है? ये देखो ये सारा सिनेरियो लिखा हुआ है इधर, सारा सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है। सर बॉन्ड की सप्लाई लिमिटेड होती है, बॉन्ड की भी फिक्स सप्लाई तक ही रखते हैं, बट बॉन्ड का कोई फिक्स रूल नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हो। मसला आता है पैसे की सप्लाई बढ़ने से। अब देखो आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो बेटा तीन अफेक्ट आएंगे, स्पेंडिंग पे, सेविंग पे और बोरोइंग पे। ठीक है, सेविंग कम हो जाएगी क्योंकि रिटर्न कम मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होगा। स्पेंडिंग बढ़ जाएगी क्योंकि जब सेव नहीं करेंगे तो आप स्पेंड कर रहे होंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे आपका एडी बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ लोन कम होगा, खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से बोरोइंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट रन में ये आपके लिए क्रिएट करेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट, बट लॉन्ग रन में क्या बन जाएगा? ये लॉन्ग रन में बन जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। समझे बात को? ये एक प्रॉब्लम आपके पास आती है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब सवाल, सर हम लोग मॉनेटरी इन्फ्लेशन के लिए डायग्राम कौन सी बनाएंगे? बेटा एक बात देखो, मॉनेटरी इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उससे महंगाई आती है। तो सिंपल आप बेटा कौन सी डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे मॉनेटरी इन्फ्लेशन के लिए? आप यहाँ पे ये वाली डायग्राम बना सकते हो, प्राइस इन एडी वाली, कि इस तरह देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आपकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम है? चले बेटा आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी आपने इसका पूरा होमवर्क, मैं आपको इसका होमवर्क बता देता हूँ कहाँ तक आप लोगों ने करना है। ये पूरा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन तक, यहाँ तक, ये आपने पूरा मुझे करके भेजना है नेक्स्ट वेंसडे, तो नेक्स्ट वेंसडे तक, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट होमवर्क, वेंसडे ड्यू डेट, ठीक है? सर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे? बेटा बिल्कुल करवाएंगे। आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? मैंने बीच में इतने क्वेश्चंस करवाए थे, पूरे पूरे आंसर्स करवाए थे आप लोगों को, आपने शायद लेट ज्वाइन किया था। यार मैं वो करवाऊंगा, मैक्रो में भी करवाऊंगा, ठीक है? चले जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़।